देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज। नाजरीन, निजामिया तिब्बी कॉलेज, जिसका क़याम कहा जाता है कि एक अफगानी मौक़िफ़ मोहतरमा साजिदा बेगम मस्जिद ने 1810 में किया था और दौरे आसिफ जाही में आसिफ जाही हुक्मरानों की इस दवाखाने को सरपरस्त हासिल रही। सन 1926 में आसिफ जाह साबे नवाब मीर उस्मान अली खान ने इसकी शयान शान इमारत की संगी बुनियाद रखी और देखते ही देखते इस पर शिकवे इमारत तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के दामन में खड़ी हो गई। उस वक्त इसको सरकारी अस्पताल का दर्जा मिला और इस दवाखाने में यूनानी तरीक़े इलाज से मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाने लगा। मुल्क की आज़ादी के बाद भी इस दवाखाने ने अपनी साख को जिंदा रखा और आज भी यहाँ यूनानी तरीक़े इलाज के ज़रिए हज़ारों मरीज सेहतियाब होते हैं। वैसे इस कॉलेज ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज इस दवाखाने का शुमार मुल्क के सफ़े अव्वल के यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में शुमार किया जाता है। कोरोना वबा के इस दौर में इस दवाखाने को भी कोविड मरकज बनाया गया है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। आज जहां कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी मुहलिक बीमारियों से आवाम खौफ और दहशत के आलम में हैं, हमने ये कोशिश की कि आया ब्लैक फंगस और कोरोना वबा के लिए यूनानी तरीक़े इलाज में इसका कोई हल है या कोई दवा है। इसी खुसूस में हमारे नुमाइंदा सैयद जावेद की देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ब्लैक फंगस से बचाव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जावेद। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। हम कोरोना वायरस के इलाज को लेकर परेशान हैं। इसी बीच एक नया इन्फेक्शन सामने आया जिसका नाम ब्लैक फंगस है। हम इसी ब्लैक फंगस के बारे में जानने के लिए आज चार मीनार दवाखाने, जिसको तिब्बी यूनानी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के सदर डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब। आज हम डॉक्टर साहब से ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे होता है, क्यों होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है और क्या तिब्बे यूनानी में उसका इलाज मौजूद है। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या और इससे कैसे बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस तो ये नई कोई बीमारी है नहीं, ये बहुत पुरानी बीमारी ही है और ख़ास तौर पर ये दिनों में जब सेकंड वेव आ गया है कोविड का, तो कोविड जो एक्सपोज हुए हैं लोग, एक्सपोज होने के बाद एक्सपोज हुए सो लोगों में ज़्यादा देखने में आ रहा है। ब्लैक फंगस कुछ और है नहीं, ये तो एक जैसे कि फफूंदी जिसको बोलते हैं, बूझ, आम फहम ज़बान में इसको बूझ बोला जाता है। हम देखे होंगे जब कोई भी सड़ी गली या फिर फ्रिज के अंदर कुछ मेवे रख दिए या फिर रोटी, अगर चावल अगर सड़ गया, पुराना हो गया, 2-3 दिन का चावल अगर वैसे रख देंगे, इस पे ऊपर जो बूझ आपको दिखाई देगा वही फंगस है। फंगस कुछ है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये अभी जो सुनने में आ रहा है ब्लैक फंगस, और फिर हाल में एक वाइट फंगस भी आपको सुनाई दिया। अभी 2 दिन से नई बात चल रही है कि येलो फंगस। तो सबसे पहले हम जो बात ब्लैक फंगस की करेंगे, ब्लैक फंगस जैसे कि मैं आपको बताया कि प्याज की पत्ती, जब आप उमूमन घरों में औरतें जब प्याज काटते हैं तो एक लेयर के बाद कुछ ब्लैक कलर का वो पेस्ट नज़र आता है, उसको वो उंगली से भी आप हटाएंगे तो वो साफ़ हो जाएगा, वही ब्लैक फंगस है। और जब कभी भी पुराना हो जाता है कोई फंगस तो उसकी शक्ल, उसका कलर कलर ऑफ जो बूझ है, जो फफूंदी है, उसका कलर चेंज होता है, यही ब्लैक फंगस है। उमूमन ये कोविड से जो एक्सपोज हुए हैं पेशेंट, उनमें ये देखा जा रहा है और जिसकी वजह से आप टीवी में वगैरह में न्यूज़ में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, किसी की आँख निकाल देना पड़ रहा है, किसी की नाक का हिस्सा, किसी का जबड़े का हिस्सा। तो टोटल मिला के इसका जो इन्फेक्ट करने का जो एरिया है वो ओरल कैविटी है, अलॉन्ग विथ आँख और नाक। इसी वजह से इसके सारे केसेस आपके ENT हॉस्पिटल से रुजू हो रहे हैं।
जैसे सेकंड वेव में देखने में आया 35-40% लोग जो है कोरोना से मुतासिर हुए, उतने ज़्यादा केसेस तो ये रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है काबिल लिहाज तादाद है जिसको जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आसानी से हम जो है इसको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के ज़रिए हम इसको आने से रोक भी सकते हैं। और यकीनन इलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि ये जो ब्लैक फंगस है ये उन लोगों को लाहक हो रहा है, एट रिस्क जिसको बोलते हैं हम, जो जिन पे ख़तरा मंडला रहा है, ऐसे लोग जो कोविड से मुतासिर हुए हैं और रिकवर हो गए हैं, कोविड से मुतासिर हुए हैं और जो है उन्होंने जो है स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया हो, और ऐसे लोग जो कोविड से मुतासिर हुए रिकवर हो गए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके, और जो डायबिटिक हैं, और ऐसे लोग जो कोविड से मुतासिर हुए हैं डायबिटिक नहीं भी हैं, चाहे वो भले ही टाइप 1 के हों चाहे टाइप 2 से हों, लेकिन वो मुतासिर हुए हैं रिकवर हुए हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा ये देखने में आ रहा है। और आखिरी बात जो है ऐसे लोगों में देखने में ये मर्ज़ आ रहा है जो लोग कोविड से मुतासिर हुए हैं, स्टेरॉइड्स भी लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, डायबिटिक हैं भी नहीं भी हैं, लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी जो लोग किए हैं, तो वैसे लोगों में भी जो है ये उमूमन ये केस जो है रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो लोग। और हम लोग जो है यहाँ पे जो केसेस देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास चारमीनार गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज शिफाखाना जिसको बोलते हैं सदर शिफाखाना, यहाँ पे हम लोग जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है एक काउंटर लगा के ये प्रिवेंशन के तौर पे, या फिर जो इनिशियल स्टेज के जो मरीज़ हैं ब्लैक फंगस के, उनको हम दवा दे रहे हैं। माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो और एक नई स्टडी 1-2 दिन पहले ये स्टडी भी सामने आई कि ये जो कोविड का टेस्ट करने के लिए जो स्वैप नाक के अंदर डाला जा रहा है रुई, तो वो भी रुई का कुछ बारीक कुछ बिल्कुल कम वाला हिस्सा भी अगर रुकने से वहाँ पे भी जो है शायद ये फंगस डेवलप हो रहा है, ऐसा अनुमान है, ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई मुसद्दिक़ा बात नहीं है, अभी तो स्टडी चल रही है, 2 दिन पहले ये बात सामने आई है। तो ये कई वजूहात हैं इसके लिए। अब जो दूसरा हमारा मरहला है तदारुक का, कि कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम रोक सकते हैं। इसको रोकने के लिए जो है ज़रूरी है मास्क लगाया जाए। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 जो बोलते हैं, उसका जो डायमीटर है जो वायरस का, वो 35 to 45 माइक्रोन जैसे बोल रहे हैं, और हम जो मास्क वगैरह यूज़ करते हैं उसका तो पोर्स का साइज़ जो है कम से कम 200 माइक्रोन से कम नहीं है। फिर भी जो है ये जो फंगस है इसको जो है ना आम बिल्कुल नॉर्मल से भी आप जो मास्क यूज़ कर सकते हैं उससे हम इसका तदारुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हमारे तजुर्बे में आया है, सारे पेथियों ने तस्लीम किया है कि हल्दी, टर्मेरिक जिसको बोलते हैं, पसपू जैसे तेलुगु में बोला जाता है, ये बेहतरीन जो है एंटी वायरल है, एंटी फंगस है, एंटी बैक्टीरिया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। तो इसकी मदद से हम जो है हल्दी का इस्तेमाल करते हुए, तरीक़ा इस्तेमाल ये है कि हल्दी को जो है पानी में मिला करके कुछ नमक उसमें डाल के थोड़ा सा कुनकुना करके उसको कुल्ली करना चाहिए, और फिर उसको जो है ना गरारा करना चाहिए उस पानी से, और जो है फिर उसको हल्दी और नमक के साथ जो है उंगली से, नॉट ब्रश, उंगली से जो है मसोड़ों और दांतों की सफाई करना चाहिए। कम से कम ये दिन में 2 बार करें जो एट रिस्क लोग हैं, और जो रिस्क पे नहीं है वो आम लोग भी अगर एक बार अगर दिन में अगर ये काम करते हैं तो महफूज रह सकते हैं। और साथ ही साथ फिटकड़ी के पानी से भी, कुनकुने पानी से उनको गरारा करना चाहिए। और बेहतरीन जो है जो एंटी फंगल जो आइल्स में जो है टी ट्री आइल, चाय की पत्ती के झाड़ का तेल जो है माना गया है, शायद वो इजीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन दूसरा जो बेहतरीन उसके बदल के तौर पे हम जो एंटी फंगल जो आइल यूज़ कर सकते हैं वो खोपरे का तेल है। खोपरे के तेल की शीशी में जो है एक लास्ट लिटिल फिंगर आप डुबा के पहले राइट नॉस्ट्रिल में आप उसको घुमाइए, लेप जैसे लगाते हैं वैसे, फिर उसके बाद वो फिर दूसरी बार जो है फिर उसको अगेन दोबारा डुबा के जो है फिर दूसरे नॉस्ट्रिल में आप अगर उसको लोकली अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये इसकी जो लुब्रिकेशन जो कैफियत है और इसकी जो एंटी फंगल कैफियत है, इससे भी जो है अगर फंगस अगर इंटर भी होता है तो वो फिर जो है ईजिली जो है रिमूव हो सकता है, और वो अपना उतना ज़्यादा नुकसान जो है लोकल एरिया पे नहीं कर सकता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये तो, और साथ ही जो हम इंटरनली हम जो यहाँ पे जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो दवाइयाँ जो है जैसे कि हमको मालूम है एंटी फंगल ड्रग देना चाहिए, क्योंकि फंगस की बात हो रही है तो एंटी फंगल बेहतरीन हल्दी है और आपके जो है चराइता है, ऐसे बहुत सारी दवाएं हमारे पास हैं जिसके ज़रिए जो है अजगंध नागुरी है, तो इसको जो है हम जो है इंटरनली खाने के लिए देते हैं, और हल्दी का पानी
या दूध में डाल के भी हम लोग पिलाते हैं। और ब्लड प्यूरीफायर देते हैं खून की सफाई के लिए। खून की सफाई के जितने भी चीज़ें आती हैं वो सारे ब्लड प्यूरीफायर्स हम इस्तेमाल करवाते हैं। और साथ ही साथ जो है आपके इम्यूनो बूस्टर, सारी दुनिया ने आज तस्लीम किया है कि इम्यूनो बूस्ट जब तक आपकी क़ुव्वत मिनाअत, क़ुव्वत मदाफ़ियत जब तक आपकी स्ट्रांग है, मजबूत है, ताकतवर है, तब तक आपको कोई जरासीम आपका नुकसान नहीं कर सकते। कितने भी तादाद में हमलावर होने दीजिए, जब तक आपकी मिनात मजबूत है तो वो आप इजीली आप जो है उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो इम्यूनो बूस्टर हम जो है उनको जो है अंदर से उनकी मिनात, क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए हम इम्यूनो बूस्टर्स जो है हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। और हमारे पास एक तिर्याक़ आज़म जिसको अर्क़ अजीब भी बोला जाता है, वो भी 3 हमारे पास दवाओं की किट है, आप देख सकते हैं। वो हम जो है फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे जो है दे रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग महफूज भी रह रहे हैं। और हम ये आपसे ये चाहते हैं कि आपके चैनल के ज़रिए भी इसकी तशहीर हो, ताकि बहुत सारे लोग जो है उनको मालूम हो कि हमारे गवर्नमेंट शिफाखाना में जो है सदर शिफाखाना में इसकी मुफ्त में दवाई दी जा रही है। तो वो लोग आएँ, रुजू हों और जो इस्तेमाल करें और जो है बेहतर से बेहतर अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए और समाज में बेहतर समाज के लिए जो है इसका इस्तेफ़ादा कर सकें। तो आप लोगों के चैनल से हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचे और वो हमारे इस सेंटर से हमारा जो काउंटर लगा हुआ है फ्री ऑफ कास्ट है, उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या ये ब्लैक फंगस एक इंसान से कोविड की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है? हाँ, यकीनन, इसीलिए तो मास्क की बात की जा रही है। जैसे वायरस के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन बहरहाल इसके भी चांसेस हैं। मैन टू मैन जो है एक से दूसरे को जो है फैल सकता है बातचीत के ज़रिए, क्योंकि जब ओरल कैविटी की बात हो रही है, जब नासल इन्फेक्शन की बात हो रही है, तो बातचीत के ज़रिए जो है वो जो है दूसरों को मुतासिर कर सकता है। इसलिए मास्क का जो है बेहद इस्तेमाल ज़रूरी है इसको बचने के लिए। डॉक्टर साहब, कोविड की पहली लहर में बड़े लोग मुतासिर हुए, दूसरी लहर में नौजवान, जैसा कि बिलो 45 वगैरह, ऐसा क्या ब्लैक फंगस में भी कुछ ऐसा है, कुछ एज? नहीं, अभी तक हमारे पास जो रिपोर्टिंग हुई है, जो भी स्टडीज़ चल रही है, इसमें जो है बिला लिहाज उम्र ये जो है केसेस देखे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि जो केसेस देखे जा रहे हैं वो जो है थोड़ा बिलो 60 लोगों में ज़्यादा जो है देखे जा रहे हैं। अबो 60 ये केसेस बहुत कम, रेयर, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन अबो 30 से लेके बिलो 60 के जो है, या हम ये बोल सकते हैं कि 30 to 50, बिलो 50-55 ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये उम्र के लोगों को ज़रूरत है बहुत हद से ज़्यादा जो है मोहतात रहने की और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की, अपनाने की। डॉक्टर साहब, बड़े तो हल्दी का पानी से गरारा करें, कुल्ली करें वगैरह, ये सब आप बताएं अभी। तो जो बिल्कुल जो मासूम बच्चे हैं, छोटे, जी, जो बिलो 18 हैं, बिलो 10 हैं, अगर उनके अंदर ये शिकायत पैदा हुई तो उनके लिए क्या इलाज है? नहीं, इलाज तो यही है कि देखिए आपको ब्लड प्यूरीफायर देना है, और जो है आपके नाक में जो है अगर बच्चा खुद से नहीं लगा सकता है तो माँ जो है, जो भी गार्डियन उनके पेरेंट है, वो जो है खोपरे का तेल उंगली में डुबा के उनके नथनों पे लगा सकते हैं। फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है। और हल्दी का पानी जो है बतौर दवा भी जो है दूध में डाल के बच्चों को भी पिलाई जा सकती है। कोई ऐसी उसमें ऐसी स्मेल भी नहीं है कि बच्चे जो है उसको मना करें। तो उसको बच्चों को दूध में डाल के हल्दी जो है बिल्कुल 1 चुटकी आपको पिलाना है मकदार। बड़े लोगों को हम जो है बड़ी मुश्किल से 2 चुटकी देते हैं, तो बच्चों का तो बिल्कुल इस कदर मिलावट के दूध की स्मेल भी चेंज नहीं हो, बस थोड़ा कलर चेंज हो जाए, इस मकदार में खिला सकते हैं। और इम्यूनो बूस्टर तो देना ही देना है, बच्चे हों कि बड़े हों कि जवान हों, सबको इम्यूनो बूस्टर देना है। वो टानी की शक्ल में हो, गोलियों की शक्ल में हो, बच्चे रहेंगे छोटे तो उनको सिरप शरबतों की शक्ल में उनको जो है इम्यूनो बूस्टर बहुत से आते हैं। पॉलीबियान सिरप है, जैसे हमारे भी यूनानी के बहुत सारे वो हैं इम्यूनो बूस्टर हैं। और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी आप बच्चों को भी बड़े शौक़ से हम खिला सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, पिस्ता है, या फिर जो काजू है, काजू बेहतरीन जिंक रिप्लेस सप्लीमेंट है। तो ये जो भी क़ुव्वत की दवाएं हम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, पहली लहर आई कोविड की, दूसरी लहर आई। पहली लहर में 60+ लोग को मुतासिर की जी, दूसरी में 45+ या 40 उससे नीचे जी। अब बात हो रही है कि तीसरी लहर आने वाली है अक्टूबर सितंबर में जी। तो तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को वो अफेक्ट करेगी। जी जी। तो उससे मतलब छोटे बच्चों को उससे कैसा राहत मिल सकती है, उसको कैसा बचाया जा सकता है छोटे बच्चों को? बड़ा ज़बरदस्त सवाल आप किए हैं यहाँ पे कि क्या बात है कि फ़र्स्ट लहर में जो है, फर्स्ट वेव में जो है उम्र रसीदा लोग और कोमार्बिड केसेस, जैसे कि डायलिसिस के पेशेंट हैं, कार्सिनोमा के पेशेंट हैं,
डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 1 हो के टाइप 2, जो कोमार्बिड केस है, ऑलरेडी कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, वो उनको ज़्यादा जो है उस पर जो है हमला हुआ, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई थी हुआ। जो दूसरी लहर आप जो देखें कि ये जो है कम उम्र के लोग भी, जैसे बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50 के भी लोग भी ज़्यादा मुतासिर हुए, बहुत सारे तो हलाक भी हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि स्टडीज़ ये बोल रही हैं कि जो स्ट्रेन है, जो फर्स्ट वेव का जो स्ट्रेन था कोरोना वायरस का, सेकंड वेव में जो है बहुत अलग अलग वेरिएंट स्ट्रेन्स आए, बहुत पावरफुल थे वो, ज़्यादा जो है नौजवान लोग जिनकी इम्यूनिटी कंपेयरिंग टू दी ओल्ड एजेस और कोमार्बिड केसेस ज़्यादा थी, उसके बावजूद उनको भी नुकसान हुआ है। अब रहा सवाल जो तीसरी जो बात बताई जा रही है थर्ड वेव की, कि अनुमान ये लगाया जा रहा है, ये गेस किया जा रहा है, और जो है अब तक की जो 2 थ्योरीज थी वो सच साबित हुई, तो हो सकता है थर्ड भी जो एंटिसिपेशन है, प्रिडिक्शन है, वो सही हो जाए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है थर्ड लहर का इफ़ेक्ट उन लोगों में देखने में आएगा। तो चूँकि मैं प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का HOD हूँ, और जो मेरे अंडर में जो है 15 स्कॉलर काम करते हैं, तो हमारा काम है रिसर्च करना। तो इस बारे में हम भी जो है बड़ा तशवीश के साथ हम भी जो है कोशिश करें हम कुछ स्टडी करने की। ऐसी क्या बात है कि ये बड़े लोगों को छोड़ के बच्चों को मुतासिर करने वाला है ये वायरस थर्ड वेव का। तो हम जो बेसिकली हम जो स्टडी हुई है, पर्सनली मेरी जो स्टडी हुई है, उसमें मैं ये महसूस किया कि 18 साल से कम उम्र वालों को हो सकता है तो स्केलेटन पे इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, फर्स्ट चीज़। क्योंकि जो ऑसिफिकेशन है, बोन्स का जो ऑसिफिकेशन है, वो 25 साल तक की उम्र वालों को होता है। 25 साल के बाद कोई हड्डियों का जो है हड्डियों की कोई चेंजेस नहीं होते, ऑसिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से 25 साल की उम्र के बाद जो है कोई मतलब उनकी हाइट होने दीजिए, स्पेशली फिज़िकल लेंथ जो हाइट होती है वो नहीं बढ़ती है, तो ऑसिफिकेशन क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बिलो 18 जो है अंडर प्रोसेस है, अभी इनकी हड्डियाँ उतनी मजबूत नहीं हुई, ऑसिफाई नहीं हुई हैं, तो हो सकता है स्केलेटन पे उसका असर हो, पहली चीज़। दूसरी बात, आप ये बोलेंगे कि जब 25 साल तक की उम्र वालों को जो है हो रहा है तो फिर 18 की क्यों बात कर रहे हैं, तो 25 तक भी होना चाहिए था। लेकिन मेजॉरिटी, मतलब मेरा ये ख्याल है, जो भी मेरी स्टडी हुई है, क्योंकि लड़के जो है 25 साल की उम्र से ज़्यादा भी उनका हाइट वगैरह बढ़ सकता है, लेकिन लड़कियों की जो ताल्लुक़ है, क्योंकि जब एक बार वो प्यूबर्टी की उम्र को पहुंच जाते हैं तो जिसकी वजह से उनका हाइट वहीं पे रुक जाता है, और जो हार्मोनल जो सिक्रेशंस होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लिहाजा उससे भी जो है ना ये जो है शायद ये 18 साल तक के अंदर के वालों को जो है शायद ये इफ़ेक्ट कर रहा है। और दूसरी बात जो है, जो सबसे ज़्यादा जो आर्गन मुतासिर होंगे, जैसे फर्स्ट वेव सेकंड वेव में हम लोगों ने देखा कि लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम को मुतासिर किया था। तो मेरी जो स्टडी हुई अभी तक, जो मैं अनाटमी और जो फिजियोलॉजी में कंपेयर किया बिलो 18 और अबो 18 की, तो मुझे जो है जो चीज़ सामने आ रही है कि अनाटमिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो 18 साल के अंदर क्रेनियल नर्व्स, जैसे TBI एक वर्ड है हमारे पास, ट्रॉमा ब्रेन इंजरी, तो हो सकता है थर्ड वेव के अंदर, ये मेरा गेस है, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसको मान के अगर कुछ दवाइयाँ अगर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जगह TBI ना हो, ट्रॉमा ब्रेन इंजरी ना हो, नर्वस सिस्टम को हम डेवलप करते हैं, इम्यून करते हैं, और जो है स्केलेटन सिस्टम को हम इम्यून करते हैं, तो हम जो है हमारे बच्चों को जो है मैक्सिमम जो है हम जो है उनकी हिफाजत कर सकते हैं। इस जो तीसरा जो वेव आने वाला है उसको हम जो है डिफेंड कर सकते हैं, और बिल्कुल जो है बहुत कम नुकसान हो जाए इसका हम जो है लिहाज, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम इसको प्रिपेयर होना है। इसके लिए जो है मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नाज़रीन हैं आपके इस चैनल के ज़रिए, सिटी इंडिया के ज़रिए, के लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए कि हो सकता है थर्ड वेव में जो है 18 साल से कम लोग मुतासिर होंगे, तो उनका जो है अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव में देखा गया है, ब्लड सर्कुलेशन में जो है ब्लड क्लॉट्स हो जा रहा था, और खांसी बलगम जो इतना निमोनिया हो जा रहा था कि वो सांस नहीं ले सकते, जिनका ब्लड सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो रहा था। तो थर्ड वेव में मेरा जो भी अब तक मेरी स्टडी हुई है उससे मैं ये बोलने के मौक़ूफ़ में हूँ कि थर्ड वेव में जो है नर्वस सिस्टम को एड्रेस करना है,
और स्केलेटन सिस्टम को, दोनों चीज़ों में जो है हमको जो है करना है। इसके लिए जो है ज़रूरी है, और आपके जो ब्लैक फंगस की बात हो रही थी या वाइट फंगस की या येलो फंगस की भी बात हो रही थी, इसके अंदर भी जो है ना बच्चों लोगों को जो है मशवरा दे सकते हैं हम कि उनको सुबह की धूप में जो है कम से कम आधा घंटा जो है बिठाया जाए। चूँकि हम देखे हुए हैं कि फंगस वहीं आता है जहाँ पे मॉइस्चराइजर हो, जहाँ पे जब धूप जो चीज़ को लगती है, जैसे हम घर में भी कोई चीज़ नमी होती है तो उसमें बू जाने का चांस रहता है, उसको बाहर धूप में रखते हैं हम लोग। इसी वजह से अपने आप को भी जो इफेक्टेड हैं, जो एट रिस्क हैं, उनको भी जो है धूप में रहना चाहिए कम से कम आधे घंटे के लिए। सुबह में 1 घंटा भी अगर रहें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है, बहुत अच्छा है। एक तो आपके जो है ये फंगस से भी आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कोई मेडिसिन के। और दूसरी बात, आपका जो है स्केलेटन सिस्टम जो हड्डियों का जो है मजबूती आपको मिलेगी, और आपका जो है ना बोन मैरोस को भी जो है इससे काफ़ी जो है इफ़ेक्ट मतलब फ़ायदा होता है, स्ट्रांग होंगे। तो शायद जो है अभी हम जो बस मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के द्वारा के मतलब थर्ड वेव को से कम नुकसान होने के लिए हम जो है अपने बच्चों को बिलो 18 जो है उनको जो है न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम को उसको बूस्ट करने के लिए, वो इम्यूनिटी फराहम करने के लिए वैसे अग़ज़िया, वैसे दवाओं का इस्तेमाल करें, और स्केलेटन सिस्टम हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो है ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल कराएं, ग़िज़ाओं का। डॉक्टर साहब, जैसा ब्लैक फंगस की दवा इस वक्त आपके दवाखाने में मरीज़ों को मुफ्त दी जा रही है जी, क्या कोरोना वायरस की भी दवा आपके दवाखाने में मौजूद है? नहीं कोरोना, हाँ देखिए, कोरोना वायरस की जो दवा है हम शुरू से फर्स्ट वेव से हम लोग दे रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत सारे आप सुने होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है यूनानी दवाइयाँ, जैसे कि आप सुने होंगे कुछ लोग जो है सना का पत्ता उबाल के भी पी ले के जो है बहुत सारे लोग महफूज हुए हैं। तो सना का पत्ता भी एक फैक्टर है, वो जो है सना में जो है उसको जो है उसमें जो उसकी जो चीज़ है एंटीवायरल हम लोग तस्लीम करते हैं, चूँकि ये वायरस है कोरोना वायरस, उससे भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बेहतरीन जो हमारे पास दवा है वो तिर्याक़ अरबा और तिर्याक़ आज़म। तिर्याक़ अरबा बेहतरीन जो है ज़माने क़दीम से जो है जब कभी भी वबा आज नहीं है, ये जो वबा हैं कई वबाएँ फैली चुकी हैं इससे पहले, चाहे प्लेग की वबा हो, चाहे आपके H1N1 की वबा हो, या फिर आपके जो है डायरिया की वबा हो, ऐसे कुछ मुख्तलिफ 100 साल में एक बार रिपीट हो रही है, जैसा कि हिस्ट्री में हमको साबित होता है। तो हर 100 साल में या कुछ जो भी गैप है उसके बाद एक नई किस्म की वबा फूट के आ रही है। जैसा कुछ दिन पहले हम सुने एबोला से भी कुछ अमवात हुई हैं। तो जब कभी भी वबा फूट पड़ती है तो उसके 2 ही तरीक़े बताए गए हैं, ये और अरसे दराज से हमारे सिस्टम में है, हमारी पैथी का तो मानना यही है कि इम्यूनिटी। और दूसरी बात क्वारंटाइन तो हमारे यूनानी अतिबा की देन है। क्वारंटाइन मतलब ऐसे लोग, ये सुन्नत भी है, सरकार भी कह के गए हैं कि जब वबा फूट पड़ती है तो आप जहाँ हैं वहीं रहें, कोई दूसरे मुकाम को नकले मुकाम ना करें, और ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे वबा ऑलरेडी फैली हुई है, वहाँ भी नहीं जाना है। अगर आप जो इलाके में रहे हो फैल गई है तो आपको भी कहीं दूसरी जगह नहीं है, जो भी है वहीं रहना है, ताकि दूसरे लोगों तक ये मुंतकिल नहीं हो और कम से कम नुकसान हो। तो और हमारे पास जो तिर्याक़ आज़म है, अलखजीब जिसको बोला जाता है, अभी भी और ज़्यादा भी मकदार में आपको नहीं लेना है। तिर्याक़ अरबा जो है बस 2 चने के बराबर दवा दिन में एक ही बार आपको लेना है, और 1 हफ़्ता अगर आप लेंगे, हर महीना 3 महीने ऐसा लेंगे तो बहुत सारे लोग ये इस्तेमाल करते हुए महफूज रह चुके हैं, और इंशाल्लाह जो भी इस्तेमाल करेंगे बराबर उनकी वो जो है महफूज रह सकते हैं। और जहाँ तक अलखजीब तिर्याक़ आज़म का ताल्लुक़ है, ये नाक को जो है मास्क के ऊपर से भी लगा के जो है, क्योंकि जो फर्स्ट जो ट्रांसमिशन है वो नाक के ज़रिए हो रहा है, तो वहाँ पे जो है लोकली जब अगर हमला होता है तो वहीं वो उनकी हलाकत हो जाए, इसके लिए हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। मास्क को भी हम लगाने का मशवरा दे रहे हैं, और इंटरनली भी जो है 1 गिलास पानी में 2 ड्रॉप जो है तिर्याक़ आज़म के हम लोग पिलाते हैं। और साथ ही साथ जो है एंटीवायरल जो ड्रग्स हमारे पास हैं वो सारे जो है, और इम्यूनो बूस्टर हम लोग हमेशा ज़माने से देते आए हैं और हम लोग दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला है। ये अलग बात है कि जो इनिशियल स्टेज में जो है उसको ईजी लेते हैं, सर्दी बुखार समझते हैं, जब वो एडवांस स्टेज में चले जाते हैं और लंग्स मोर देन, जैसे कि आपको HRCT कराएंगे तो आपको आएगा 12/25, 13/25, कुछ लोगों को तो हम रिपोर्ट देखें 21/25, तब वो आए हैं हमारे पास। ऐसे वक्त बिल्कुल जब एडवांस हो जाते हैं तो वो चूँकि यूनानी सिस्टम का जो है थोड़ा ड्रग ऑफ एक्शन थोड़ा स्लो रहता है, शायद वैसे लोगों की हम ज़्यादा, और जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, सैचुरेशन अगर बिलो 90 हो जाता है तो वैसे लोगों के लिए ज़रूरी है। और जैसा सब लोग जानते हैं
और जो लोग नहीं जानते उनको भी लिए एक इतला यह है कि 100 से कम जो है जिसका भी सैचुरेशन होता है वो एट रिस्क है, लेकिन 90 से अगर बिलो आ जाएं तो उनको बिल्कुल सप्लीमेंट के तौर पे ऑक्सीजन उनको देना चाहिए। तो ये जो है कुछ बातें थी, और आप कुछ जानना चाहें तो अच्छा। डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी इस मसरूफियत के बावजूद हमको इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, और ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस के बारे में तमाम कोशिश की कि तमाम मालूमात नाजरीन तक पहुँचाएँ। और इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए और बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। मैं डॉक्टर अंजुम सुल्ताना, प्रोफेसर, गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज, ENT डिपार्टमेंट और ब्लैक फंगस यूनिट की इंचार्ज हूँ मैं। हमारे पास ब्लैक फंगस यूनिट स्टार्ट करे हैं 21 से। जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव आना है। अगर वो लोग आएंगे तो हम लोग उन लोगों के लिए दवाएं देंगे, उसके लिए इम्यूनिटी के लिए दवाएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं ये दवाएं। उसमें सबसे अच्छी दवा जो है मुसफ़ियात भी है, और इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए दवाएं भी है, और साथ में भाप लेने के लिए, स्टीम के लिए भी, इनहेल के लिए ड्रॉप्स है। इनहेल के भी लिए है ड्रॉप्स, गर्म पानी में थोड़ा सा 2 खतरे डाल के इस्तेमाल करने के लिए भी है ये दवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आधार कार्ड के साथ आना है पेशेंट आपको आते वक्त आधार कार्ड लाना है पेशेंट को। और कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अगर है तो उनकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ब्लैक फंगस के लिए ये बहुत और शुगर पेशेंट भी आ सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन दवा है यूनानी। जिसको कोविड नहीं था जी अभी नहीं, उनकी आने वाली है दवा, वो दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने आने के बाद। मगर ये फिल वक्त तो ये उनकी इम्यूनिटी डेवलप के लिए ब्लैक फंगस के लिए दे रही है जी, ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट के लिए दे रही है जी। डायरेक्टर मैडम की हिदायत है कि पॉजिटिव पेशेंट होना और कोविड पेशेंट होना ज़रूरी है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ डायबिटिक जो है उनको प्रोफिलैक्सिस के तौर पर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, यानी उनको दोबारा ब्लैक फंगस नहीं आना, वो इन्फेक्शन नहीं होना, वो नहीं होने के लिए ये दवाएँ दे रहे हैं। इसमें एक दवा है खून को साफ़ करने के लिए, दूसरी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाने, तीसरे भाप लेने की दवा है जिससे इंशाल्लाह ब्लैक फंगस वो लोगों के पास नहीं आना, बल्कि कोशिशें हमारी यूनानी की तरफ से। शुक्रिया। सुबह में 8 बजे से यूनिट खुल रहा है, मगर 9 बजे से दवाएं दस्तयाब है। 9 से 2 बजे तक तो सब हम लोग दस्तयाब हैं, दवाएं देंगे मुसलसल। और दोपहर में नहीं है, इतवार के दिन भी दवा दस्तयाब है। जो भी आएंगे, अब इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, संडे के दिन भी आके दवाएं ले सकते हैं।